जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मिड टर्म एग्ज़ाम से फ्री हो गए हैं और अपने फाइनल्स की तरफ मूव करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा होगा। आई होप सो, ठीक है। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम अकाउंटिंग के कंपैरेटिव चेक करें तो आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर था वो बहुत ही जो है वो अच्छा था। तो और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी थी इसकी। उसमें चलें, आप लोग कह रहे हैं कि हमें डिफ़िकल्टी हुई, हमें समझ नहीं आई स्टेटमेंट की, वट जो भी आपके साथ इशू हुआ। सो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर रहा और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा होगा। आई होप सो कि आप लोग जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स गेन करें और अच्छे ग्रेड्स लेकर अपने सब्जेक्ट्स को जो है वो और अपने इस सेमेस्टर को क्लोज़ करें। सो चलते हैं बस मेहनत से अपने सेकंड यानी अपने जो सेकंड पार्ट है आपके सेमेस्टर का, फाइनल्स का, उसकी तरफ मूव करें। जो प्रॉब्लम्स जो इश्यूज़ फेस करने पड़े हमें अभी तक, तो उन सब से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और हर चीज़ से लर्निंग किया करें, ठीक है। हर चीज़ से नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश किया करें कि हर जगह पर हमें कुछ ना कुछ नया, और हम जो है वो यानी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ही अपनी तमाम जो एबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करते हैं और अपने आप को जो है वो ज़रा बेहतर उसमें लेकर आते हैं। सो फाइनल्स की तरफ मूव करते हैं। जब फाइनल टर्म में आपके जो टोटल चैप्टर्स होंगे, 8 चैप्टर्स जो है वो हम टोटल कंप्लीट करेंगे इस यानी इस पूरे टाइम पीरियड में। और 8 चैप्टर्स से मुराद है कि आपके 8 वीक्स ही होंगे और फिर डेली यानी वंस वीक आपका एक लेक्चर जो है वो, यानी एक वीक में एक लेक्चर ही, यानी एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो स्टडी करें। और अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर आपके सिर्फ लेक्चर में से नहीं बल्कि आपकी कोर्स बुक में से भी आता है। तो आप लोग कोर्स बुक्स और लेक्चर्स और स्लाइड्स जो भी आपको गिवन होती हैं, हर चीज़ से प्रॉपर प्रैक्टिस किया करें और जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश किया करें, ठीक है। आप अपनी एफ़र्ट्स देते रहें, अपनी मेहनत करते रहें और अल्लाह ताला पे बाकी चीज़ें छोड़ दें, और वो बहुत ही मेहरबान है, वो हमारे लिए हर जगह पर आसानियाँ पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो यानी आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपका टोटली रियल लाइफ सब्जेक्ट है। यानी इकोनॉमिक्स में अगर हम माइक्रो की बात करें तो उसमें शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आप प्रॉपर जिनको समझ नहीं पाते थे, यानी इलास्टिसिटी आप किस तरह से मेजर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल इकोनॉमिक्स एक पूरी रियल लाइफ आपका यानी सिचुएशन है कि आप पूरी रियल लाइफ में किस किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और यहाँ पर जो यानी मैक्रो का जो सेशन है, जो पार्ट है, तो मैक्रो में तो हम टोटली सारी चीज़ें वो देखते हैं जो कि हम डेली लाइफ में जिनसे गुजर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज़ ऑल अबाउट मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। मनी के बारे में तो हम अपने पिछले यानी जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें भी हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ मनी, मनी होती क्या है। तो यानी वो चीज़ या वो एसेट जिससे आप क्या करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते हैं, वो यानी पेपर मनी, यानी वो करेंसी जो कि आपके पास मौजूद है और जो इतनी वर्थ रखती है कि जिससे आप किसी भी जगह पर जाकर गुड्स बाय करना चाहते हैं वो बाय कर लें, या सर्विसेज ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो ले लें, ठीक है। सो इन्फ्लेशन, ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या होती है इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन बेसिकली ये होती है कि ओवरऑल प्राइसेस पूरी मार्केट में सारे यानी प्राइस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं और उसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। जिस तरह से अगर हम बात करें कि हिस्ट्री से अगर हम उठा के ले आए तो 1990s की जो डिकेड थी, उस डिकेड में क्या जितनी जो प्राइसेस प्रोडक्ट्स की आज चल रही हैं क्या तब भी इतनी ही थी? नहीं, जाहिर सी बात है तब तो बहुत ही सस्ता ज़माना था। हम अपने बड़ों से अक्सर सुनते हैं कि वो ज़माना बहुत सस्ता था।
ठीक है। और उस ज़माने में सबसे पहले तो यानी 1890s का जो दौर था, उस वक्त तो अभी करेंसी आई ही नहीं थी। और उस वक्त लोग क्या किया करते थे, बहुत पुराने ज़माने में लोग बार्टर सिस्टम से, जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया कि लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम के तहत जो है वो अपनी ट्रेडिंग्स किया करते थे। किसी एक बंदे को अगर वीट चाहिए तो और किसी दूसरे को जो है वो उसके अगेंस्ट राइस चाहिए, तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। इसके अगेंस्ट अगर सर्विसेज अगर किसी को चाहिए होती थी तो वो भी इसी तरह से यही किया करते थे कि आप मेरा ये काम कर दें तो मैं आपका वो काम कर दूंगा। और हम बच्चे तो यानी हमारे घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या बाज़ वक़्त बहन भाई भी आजकल भी बार्टर सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं, तो बहन भाई भी यही कहते हैं कि ठीक है आप मेरा ये काम कर दें तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, जिसमें हम जो है वो मनी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। हमारे पास मनी थी ही नहीं तो हम एक्सचेंज कैसे करते। इसीलिए मनी को क्या कहा गया कि मनी का एक फंक्शन ये भी रखा गया, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको एक्सचेंज करके जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब 90s के दौर में अगर हम देखें तो तब इतनी सस्ती चीज़ें हुआ करती थी, तब पैसे की कदर भी बहुत ज़्यादा थी, यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर आज 20s की दहाई में देख लें तो क्या इस दहाई में उतनी ही प्राइसेस हैं? क्या आज हमारे पैसे की जो कदर कीमत है, क्या आज हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो उतनी ही है? नहीं, जाहिर सी बात है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं, और पूरी मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। प्राइसेस इंक्रीज़ होती जा रही हैं तो क्या मार्केट में मनी सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होती जा रही है? मार्केट में मनी सर्कुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन परचेजिंग पावर जो है एक जर्नल पब्लिक जो इस सोसाइटी में रहती है, उसकी जो परचेजिंग पावर है उसकी अगेंस्ट वो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन तो है एक जर्नल इंक्रीज़ आना, ठीक है, एक जो वो इंक्रीज़ जिसे हम वक्त के साथ साथ अब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। हमें पता तो होता है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, लेकिन हम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फील नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमारे अंदर होती है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन इज़ बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि एक जनरल पब्लिक के लिए एक रियल टाइम में जो है वो उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन तो चले, पेट्रोल की प्राइसेस वक्त के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ भी हुई। अगर हम PMLN के अगर हम उसमें देखें, उनके दौर में अगर बात करें तो उनके दौर में जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कुछ बेहतर थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ आया, और जब ये PTI की जो है वो गवर्नमेंट आ गई, तो जैसे ही इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जो है वो अगर वो 60s पे था पेट्रोल तो उसे 100+ में ले गए, यानी हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट कर दी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट्स हाई कर दिए इन्होंने, टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए, और इस तरह से जो है वो बहुत सारी टैक्सेस, ड्यूटीज़ और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते गए, यानी ऐसे इन्फ्लेशन जिसको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जिसकी हो ही ना, तो दैट इज़ बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है वो। और इन्फ्लेशन की अगर हम हिस्ट्री में चेक करें कि इन्फ्लेशन जो है वो कैसी रही, तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि शुरू से ही जब से पैसा आया मार्केट में, जब से इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन स्टार्ट हुई, तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें महंगी होती गई, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ होती गई, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती गई, और फिर जो है वो अगर हम 60 years अगो पास्ट में जाकर चेक करें तो हैव राइजन और ऑन एवरेज अबाउट 5% पर ईयर, यानी 60 साल पहले अगर पीछे चले जाएं तो हर साल एक इन्फ्लेशन एक स्पेसिफिक रेट से इंक्रीज़ होती है हर साल। ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर हम सिर्फ फिगर्स में कह दें या हम ये कह दें कि बस इन्फ्लेशन हो गई, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। बेसिकली इन्फ्लेशन एक स्पेसिफिक परसेंट यानी एक स्पेसिफिक रेट से इंक्रीज़ होती है हर साल, या तो इंक्रीज़ होती है और या फिर यही सर्कुलेशन जो है वो डिक्रीज़ भी हो जाती है। और अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? डिफ्लेशन कहलाएगी। एवरेज प्राइसेस में अगर कमी आ जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। और अगर इंक्रीज़ आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर कुछ भी ना आए तो फिर मार्केट जो है, फिर इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ही रहती है।
है, राइट। और इसी तरह से हर साल इकोनॉमी में जो है वो क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक परसेंट ऑफ यानी एक स्पेसिफिक परसेंट पर ईयर जो है वो रेट चेंज होता रहता है, और अगर वही रेट अपवर्ड मूव करे तो दैट इज़ नॉन एज इन्फ्लेशन काउंट, उसे इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है। और अगर वही रेट जो है वो डाउनवर्ड मूव करे तो उसे क्या ट्रीट किया जाता है, डिफ्लेशन ट्रीट किया जाता है, राइट। और इसी तरह से 19th की सेंचुरी में अगर हम देखें तो यूएस इकोनॉमी में यानी अमेरिका में जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, और उसकी वजह से जो है वो टोटल एवरेज प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, ठीक है। एवरेज प्राइसेस जब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई तो उस सूरत हाल में रिजल्ट्स क्या निकले, डिफ्लेशन हो गई। इन्फ्लेशन नहीं हुई, क्या हुआ, डिफ्लेशन हो गई। और फिर हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हाइपर इन्फ्लेशन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्फ्लेशन का हो जाना, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेट्स का बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, वो क्या कहलाती है, हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। जैसे कि 20s के दौर में जो है वो जर्मनी का एक्सपीरियंस रहा, जब जर्मनी में बहुत ज़्यादा चेंज आया, प्राइसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेंज हो गई एकदम से, जो है वो ड्रास्टिक चेंज जो कि एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता था। तो वो कौन सी सिचुएशन आई इसमें, जर्मनी में 1920s में जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस किया गया, जबकि अमेरिका में डिफ्लेशन जो है वो देखा गया। और इस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिकेड्स में जो है वो देखे गए, और किस किस तरीके से जो है वो हिस्ट्री में इन्फ्लेशन ने पार्ट लिया। और इसी तरह से 1970s की अगर हम बात करें तो 70s में प्राइसेस जो हैं, ये जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि क्या होती हैं प्राइसेस एज एक स्पेसिफिक परसेंटेज से हर साल जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती हैं। तो टाइम गुजरने के साथ साथ ये जो रेशो है, ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। 70s में जिस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ हमने देखा कि 60s में अगर हम जाकर चेक करें तो तब 5% रेट था इन्फ्लेशन का, 5% प्राइसेस इंक्रीज़ होती थी हर साल की हर साल जो है वो। और फिर 70s में जब गए तो क्या हुआ जी, 7% पर ईयर इंक्रीज़ होने लग गया। क्यों इंक्रीज़ होने लग गया? क्योंकि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा, कोई भी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी और हर कंट्री को जो है स्ट्रगल करना था। जब हम 90s में जाकर चेक करें तो फिर प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज जो है वो कम होने लग गई। ये ज़रूरी नहीं होता कि इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है वो कम होने लग जाए, यानी प्राइसेस इंक्रीज़ होने की जो रेशो कम होने लग जाए तो इट मीन्स कि वो इन्फ्लेशन नहीं है। नहीं, प्राइसेस जब भी इंक्रीज़ होंगी और बेशक वो किसी यानी कम रेशो से हों या ज़्यादा रेशो से हों, कुछ भी हो तो वो किस में जाएंगी, काउंट की जाएंगी, इन्फ्लेशन में ही काउंट की जाएंगी, राइट। और इसी तरह से एक क्लासिकल व्यू अगर हम देखें थ्योरी का, तो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी गई इकोनॉमिस्ट, हमारे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है वो एक थ्योरी प्रोवाइड की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी प्रोवाइड की गई, जो कि ये डिटर्मिन करती है कि लॉन्ग रन में प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट का, यानी प्राइसेस का और इन्फ्लेशन का लॉन्ग रन में आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि इन्फ्लेशन अगर लॉन्ग टर्म रहे तो क्या प्राइस लेवल यानी लॉन्ग टर्म में प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज ही होता चला जाएगा या फिर उसमें कोई डिफरेंस भी आएगा। तो बेसिकली ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है डिफरेंस, एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन रेट। ठीक है जी, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि लॉन्ग रन में प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन की वजह से अफेक्ट करते हैं? आया कि टैक्सेस अफेक्ट करते हैं, आया कि हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट करती है, या और कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि लॉन्ग रन में प्राइस लेवल को अफेक्ट करेंगे? किसकी वजह से? इन्फ्लेशन रेट की वजह से। इसी तरह से इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी का जो है वो वाइड फिनोमिना है, यानी ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है जिसे हम इन सिंपल वर्ड्स जिस तरह से हम इसे एक्सप्लेन तो कर देते हैं कि दैट इज़ ऑल अबाउट राइजिंग प्राइसेस एंड लोअरिंग द परचेज पावर ऑफ जनरल पब्लिक, लेकिन ये कोई इतनी सी बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत वाइड, बहुत ही जो है वो ऐसा फिनोमिना है जो कि किस चीज़ के साथ कंसर्न करता है कि वैल्यू ऑफ इकोनॉमीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू क्या है, हमारे रुपए की कदर क्या है, यानी हमारे मुल्क में जो करेंसी यूज़ की जा रही है उसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या। और जब भी प्राइसेस ओवरऑल इंक्रीज़ होती हैं तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ होती चली जाएंगी, यानी जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती चली जाएगी, उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। आपने सुना, अब अक्सर ही
आपने सुना होगा कि पैसे की जो कीमत है वो यानी रुपए की कदर जो है वो कम हो गई। रुपए की कदर कम हो गई से मुराद ये है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और हमारा जो पाकिस्तानी करेंसी है वो किसके साथ लिंक्ड है? यूएस इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे उनके यूएस डॉलर में जैसे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी अफेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से मनी सप्लाई, मनी डिमांड एंड मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को अगर हम देखें तो व्हाट इज़ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई क्या होती है और कौन इसको डील करता है? डिमांड कौन करता है? और फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में मॉनेटरी टर्म्स जो है वो कब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आती हैं? तो अगर मनी सप्लाई की बात करें तो हमने अपने जो इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने बात की थी कि मनी सप्लाई जो है वो कौन उसको डील करता है? फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली, फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो पूरी मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है? बेसिकली सेंट्रल बैंक है जो कि फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ फोकस करता है। किसकी फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ फोकस करता है? पूरी इकोनॉमी में जितने बैंकिंग सेक्टर या जितने इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी वर्क कर रहे होते हैं, उन सब के साथ जो है वो उन सब की फाइनेंशियल हेल्थ को फोकस कर रहा होता है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक ने ही जो है वो ओपन मार्केट इकोनॉमी के थ्रू जो है वो मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है या फिर डिक्रीज करना होता है। और किस तरह से मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है और डिक्रीज की जाती है? जब गवर्नमेंट को, यानी जब सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि मार्केट में इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसका वो प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर तब गवर्नमेंट क्या करती है, क्या डिसाइड करती है या सेंट्रल बैंक उस वक्त क्या डिसीजन लेता है? बेसिकली ये जो सेंट्रल बैंक है ये एज अ गवर्नमेंट ही काम कर रहा होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के तौर पे काम कर रहा होता है तमाम कमर्शियल बैंक्स के लिए ना। तो जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ जाता है, उनकी पॉकेट्स में नंबर ऑफ डॉलर्स जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं जो कि प्रोडक्टिव यूज़ नहीं, किसी भी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल नहीं होते, तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है, ट्रेजरी बिल्स इशू कर देती है और फिर उसके ज़रिए लोगों से पैसा, वो सारे के सारे बिल्स सेल आउट करके और लोगों से सारे के सारे जो है वो पैसे ले लेती हैं, यानी मनी सप्लाई जो है मार्केट में उसको रिड्यूस कर देती है, उसे कम कर देती है, कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, और जब गवर्नमेंट ने जो है वो इसके यानी मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, जब लगे कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर हम लोगों को पैसा दें तो वो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव कर सके, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जितने भी सेल किए हुए उनके अपने ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स होते हैं जो कि उन्होंने जनरल पब्लिक को दिए होते हैं, वो सारे के सारे वापस खरीद लेते हैं। और इस तरीके से फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो क्या करता है, पूरी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, राइट। और इसी तरह से मनी डिमांड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि जिसमें जो कि मनी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं? खास जैसे कि आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, इंटरेस्ट रेट्स अगर मार्केट में, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या लोग अपनी जो सेविंग्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर में यानी गवर्नमेंट को देंगे या बैंकों को देंगे कि आप ये रखें और जो है वो हमें इस पर जो है वो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दें? ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अट्रैक्टिव होंगे तो ही लोग अपनी सेविंग्स का जो एक बिहेवियर है उनका वो इनकरेज होगा और अपनी सेविंग्स आपके पास लेकर आएंगे। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यानी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दें और उनको 7% अगर पहले चल रहा था इकोनॉमी में और अब जो है वो आप उसे 5% पे ले आएँ, तो क्या जो डिमांडर्स हैं यानी जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंकों में पैसा लेकर आएंगे? जाहिर सी बात है वो नहीं लेकर आएंगे, वो सारे का सारा पैसा जो है वो अपने पास अपनी सेविंग्स में, अपनी कबर्ड्स में रख लेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से एवरेज प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी में वो भी इफेक्ट करता है मनी डिमांड को। तो लोग जो है वो कब डिमांड करते हैं? अच्छा, ये तो हो गई बात जो इंटरेस्ट रेट डिमांड किया जाता है, जनरल पब्लिक जो अपनी डिपॉजिट्स पर डिमांड करती है। लेकिन अगर लोगों को पैसा चाहिए और यानी जो लेंडर्स होते हैं, जो बोरोअर्स होते हैं, जिन लोगों ने
जो है वो उधार लेना होता है, बोरो करना होता है। तो जब बोरोअर्स बैंकिंग सेक्टर में आते हैं या बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरफ मूव करेंगे और वो कहें कि जी हम जो है वो आपसे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर उनको देना पड़े। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि एक पर्सन जो है वो बैंक में जाता है और 50,000 का लोन उसने लेना है बैंक से, ठीक है, और वो चला जाता है बैंक को, डिमांड करता है कि मेरी जो है वो मुझे इतने पैसे जो है वो लोन की उसमें चाहिए, आप मुझसे क्या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बैंक में चल रहा है। तो फिर उस वक्त अगर बैंकिंग सेक्टर अपना रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई बताता है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो 10% अगर बता दिया जाए, ठीक है, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो अब जनाब अगर इतना इंटरेस्ट रेट बता दिया जाए तो क्या जो डिमांड, जो पैसे लेने आया है, जो मनी डिमांड कर रहा है पर्सन, ये उसके लिए अट्रैक्टिव रेट है? जाहिर सी बात है ये उसके लिए अट्रैक्टिव रेट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो कि अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर उसको पे करनी पड़ेगी। तो फिर अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो मैक्सिमम ही बताया जाएगा। समटाइम्स इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉर्मल या कम भी बताए जाते हैं। यानी ये इंटरेस्ट रेट्स कौन कंट्रोल कर रहा होता है? फेडरल रिजर्व सिस्टम ही तमाम इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बस ये जो बाकी तमाम बैंक्स हैं ना, ये थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर लेते हैं, अदरवाइज एक लेवल सेट किया जाता है वो फेडरल रिजर्व सिस्टम ही सेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ें जो हैं वो मनी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं? इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है और एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस भी पूरी इकोनॉमी में अफेक्ट करती हैं कि आया कि इन्फ्लेशन किस तरह से चल रही है, लेवल ऑफ प्राइस क्या है मार्केट में, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो लोग पैसे जो हैं वो अपने पास होल्ड कर लेते हैं। पीपल होल्ड मनी। क्यों होल्ड करते हैं? बिकॉज ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लोग अपने वॉलेट में पैसे ज़रूर रखते हैं, क्यों? ताकि उन्हें कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़े, कहीं भी उनके इस्तेमाल में आ रहे हों तो वो उनको फ़ौरन से यूटिलाइज़ कर सकें, उससे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो people hold money because it is a medium of exchange. The amount of money people choose to hold, जो यानी वो amount of money जो कि लोग अपने पास रखना चाहते हैं to purchase goods and services, वो सारी की सारी जो है वो क्या है, जाहिर सी बात है वो होल्डिंग्स कहलाएंगी उनकी, जो वो अपने पास रख लेंगे। लेकिन फिर मार्केट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कैसे आएगी अगर वो सारी की सारी होल्डिंग्स ही रह जाएंगी? अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम की पोजीशन, तो मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है वो तभी मार्केट में आएगी ना जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई जो है वो एक जैसी होगी, यानी एक दूसरे को वो कर लेगी, यानी एक दूसरे को मीट करेगी, तब ही जो मार्केट में मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो आएगी। तो सप्लाई को कौन कंट्रोल कर रहा है? फेडरल रिजर्व सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और डिमांड को कौन कंट्रोल कर रहा है? डिमांड के दो डिटर्मिनेंट्स जो हमने डिस्कस किए, यही दोनों। और जब ये दोनों चीज़ें यानी मनी सप्लाई और मनी डिमांड जो है वो मीट करती हैं, तो फिर मार्केट में जो है वो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है? मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। यानी जब लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें, जितनी जो चीज़ें उनको चाहिए या जो सर्विसेज उनको रिक्वायर्ड हैं उनको ख़रीद सकें या उनको सेल आउट कर सकें, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो है वो मनी सप्लाई शुड इक्वल्स टू मनी डिमांड। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉन्ग रन में ओवरऑल प्राइसेस जब इंक्रीज़ हो जाती हैं, यानी लॉन्ग रन में ओवरऑल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होती हैं या बाज़ का डिक्रीज़ भी हो जाती हैं, यानी डिफ्लेशन की सिचुएशन भी आ जाती है, तो एडजस्ट टू द लेवल एट द लेवल एट विच द डिमांड फॉर मनी इक्वल्स द सप्लाई। जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों इक्वल हो जाएँ। अगर हम इसकी बात करें मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की, तो कहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, यानी इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ मनी, यानी उस लेवल पर जहाँ पर आपकी मनी सप्लाई भी उतनी ही हो जितनी आप मनी डिमांड कर रहे हैं। यानी आप बैंक के पास गए और आपने कहा कि मुझे 50,000 का लोन चाहिए, और बैंक ने कहा कि सॉरी मेरे पास 50,000 का लोन हम देते ही नहीं है, या हम नहीं दे सकते, या हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। तो फिर ये कौन सी सूरत हो गई? यानी ये तो मनी सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हुई ही नहीं, मीट किया ही नहीं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है? नो, मार्केट इस वक्त इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप जाते हैं और डिमांड करते हैं 50,000 की और आपको 50,000 दे दिया जाता है, मिल जाता है, तो फिर मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको जो है वो दिया जाता है, दैट इज ऑल अबाउट के प्राइस लेवल आपकी मार्केट में क्या चल रहा है, कम है या ज़्यादा है, और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या है, ठीक है।
और इसी तरह से अगली अगर हम इसमें देखें कि अगर आपका जो यानी मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दी जाए मार्केट में तो फिर उससे क्या होगा। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दी जाए तो फिर वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी ना। सप्लाई जब इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ मनी यानी जो कदरों कीमत है पैसे की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कदरों कीमत कम हो जाती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो लोग जाहिर सी बात है उसी डिमांड को जो है वो वही डिमांड उनकी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और फिर प्राइस लेवल जो है वो मार्केट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से जो है वो पूरी क्या रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म प्राइसेस का, लॉन्ग टर्म प्राइस लेवल का विद इन्फ्लेशन रेट। तो अभी आपने देखा कि लॉन्ग टर्म प्राइस में जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या रिलेशनशिप होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और लेवल ऑफ प्राइस यानी प्राइस लेवल मार्केट में जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी लोग चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं लेकिन उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जरिए फाइंड आउट किया गया कि हाउ द प्राइस लेवल इज डिटरमिन्ड एंड व्हाई इट माइट चेंज ओवर टाइम एज कार जो है वो क्या कहलाता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहलाता है, जो कि हमने पीछे यानी स्टार्ट में ही इसको डिस्कस किया था। द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ मनी, कि पूरी इकोनॉमी में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, आप इसको कहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ मनी से जो है वो इसे डिटरमिन किया जा सकता है। और क्यों इन्फ्लेशन आती है मार्केट में, क्यों, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि इन्फ्लेशन की कॉजेज हैं यानी इन्फ्लेशन को क्रिएट करती हैं। तो ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी पूरी क्वांटिटी ऑफ मनी में ग्रो कितना आ रहा है, कितनी रेशो से, किस रेशो से जो है वो मनी इंक्रीज होती जा रही है इकोनॉमी में। तो दो चीज़ें जो हैं वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन करती है। क्या एक्सप्लेन करती है कि क्या कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि प्राइस लेवल को इंक्रीज करते हैं ओवर द टाइम, जो है वो प्राइस लेवल मार्केट में क्यों इंक्रीज होता है, किन किन वजूहात की वजह से होता है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं। और फिर इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ मनी को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, वैल्यू ऑफ मनी से डिटरमिन किया जा सकता है कि उस वैल्यू क्या है उस मनी की जो कि क्वांटिटी में यानी इकोनॉमी में अवेलेबल है। और फिर क्या कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के, तो इन्फ्लेशन के कॉजेज जो हैं वो वही क्वांटिटी ऑफ मनी यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है वही कॉज बनती है। अगर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर बात करें क्लासिकल डिकोटॉमी एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी की, तो कौन कौन से हमने देखा था कि मार्केट में जो है वो इन्फ्लेशन जब भी इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से नॉमिनल वेरिएबल रेट, नॉमिनल वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और रियल वेरिएबल्स जो है वो रियल वेरिएबल से मुराद है दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स हमने डिस्कस किए थे अपने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में। तो कौन कौन से इंटरेस्ट रेट्स हमने डिस्कस किए थे, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट, दो तरह के रेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स और रियल इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में बेसिकली इंटरेस्ट रेट के साथ साथ इन्फ्लेशन का फैक्टर भी इंक्लूड होता है कि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में होती चली जाएगी उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन का फैक्टर इंक्लूड होता चला जाएगा। तो इन्फ्लेशन का नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया, पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट किया गया। लेकिन जो रियल वेरिएबल्स है यानी रियल इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो रियल इंटरेस्ट रेट में जो है वो हमने क्या देखा, रियल इंटरेस्ट रेट में हमने बेसिकली देखा कि रियल इंटरेस्ट रेट में हमने जो है वो इन्फ्लेशन का फैक्टर रिड्यूस कर दिया, यानी नॉमिनल रेट जो था उसमें से हमने इन्फ्लेशन को निकाल दिया तो हमें पता चला जो एक्चुअली रियल वेरिएबल जो है वो ये है। तो जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होती चली जाएगी रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो उतना ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी लोगों के पास पैसा बचेगा ही, इंटरेस्ट रेट की सूरत में जो अमाउंट आनी है वो कम आएगी, वो कम बचेगी। इसी तरह से अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें या क्लासिकल डिकोटॉमी और मॉनेटरी न्यूट्रलिटी की बात करें तो उसमें भी दो चीज़ें डिस्कस की गई कि एक होते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं रियल वेरिएबल्स। तो ऑल दोज वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स, जिनको मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता हो वो कौन से वेरिएबल्स कहलाते हैं, वो नॉमिनल वेरिएबल्स कहलाते हैं। और वो तमाम वेरिएबल्स जो कि जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, जिनको फिजिकल यूनिट्स में मेजर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, रियल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है,
जिस तरह से अगर हम बात करें कि एक फार्मर के पास वीट है जो फिज़िकल फॉर्म में जो उसके पास एसेट है इस वक्त, दैट इज़ वीट, और वो वीट जो है वो उसके रियल वेरिएबल में काउंट किया जाएगा। तो एक